हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी है ये हर साल निकलती है और ये आपको मौका देती है सेंट्रल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनने का। तो इस वीडियो में हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कम समय में स्टार्टिंग प्रोसेस से लेकर के और लास्ट आपके प्रमोशन तक आपकी सैलरी स्लिप तक मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, यानी कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या क्या चीजें होती हैं वो सभी आपको पहले जानना जरूरी है ताकि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले एसएससी जेई में एसएससी का फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। मैं इस वीडियो में सिंपल और सिंपल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपसे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जल्दी से हम लोग चलते हैं। तो देखिए हर साल वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकलती हैं। तो हर साल एवरी ईयर वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, क्वांटिटी सर्वे एंड द जेई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी 5 पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी हर साल एसएससी के द्वारा निकाली जाती हैं। ये एग्जाम एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और नीचे भी लिख दिया मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर इन सभी पोस्टों के लिए हर साल रिक्रूटमेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इसको देखेंगे सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद में एज लिमिट का अगर बात करें अलग अलग पोस्ट के लिए, तो हालांकि हर अलग अलग डिपार्टमेंट में आगे बात करूंगा कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी जैसा आप लोग अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आप या फिर इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में पता होता है। तो अगर मैं बात करूंगा सीडब्ल्यूसी और सीपीडब्ल्यूडी, तो इसमें आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स बताई गई है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम ईयर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बस ये है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जैसे फैरक्का डैम हो गया आपका, या फिर मैं आगे भी बात करूंगा अलग अलग बीआरओ डिपार्टमेंट के बारे में, सभी डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसमें आपकी एज हाईएस्ट 32 ईयर्स मानी गई है, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो देखिए अलग अलग कैटेगरी की बात करूंगा तो एससी और एसटी के अंदर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के अंदर आपका 3 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी के अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको 10, 13 और 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो आपका बीटेक या डिप्लोमा विदाउट बैकलॉग आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर फ्रेशर्स अप्लाई, सॉरी फ्रेशर्स का मतलब है कि यहाँ पे जो अपियरिंग स्टूडेंट है जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया और सारी चीजें स्क्रीन पर आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया और आपको एज लिमिट भी समझ में आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जाम की फीस क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप किस वेबसाइट के थ्रू इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वेबसाइट है www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आप इस एग्जाम के रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहता है वो ऑनलाइन रहता है, इनके आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज फीस है और एससी एसटी पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए 0 रुपीज फीस है, यानी कि एग्जाम हो जाती है फीस, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। और जितने भी ऑल कैटेगरी फीमेल्स हैं उनके लिए भी इस एग्जाम की जो फीस है वो 0 है, यानी कि बहुत ही कम एग्जाम फीस है। जनरल और ओबीसी वाले जो हैं उनको भी अगर ऑनलाइन थ्रू पेमेंट करना है तो उनके पास डेबिट कार्ड या भीम यूपीआई वगैरह सारे ऑनलाइन ऑप्शंस भी होते हैं ताकि आप पेमेंट बहुत इजी वे में कर पाएं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड दैट इज द बेस्ट थिंग कि ये आपको जानना जरूरी है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले मैंने लिखा है कि सिंपल 2 पॉइंट है इसके, रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इस एग्जाम के अंदर आपको मैं स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। तो पहले स्टेप में लिखा हुआ पेपर 1, पेपर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पेपर 1 को पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद पेपर 2 को समझेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन तीनों को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा उसमें आपके 3 स्टेप से सिंपल, एक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जरा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो देखिए पेपर 1 में मैंने लिखा कि पेपर 1 का एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मैंने एक नीचे रेड कलर की स्ट्रिप डाली हुई है। तो देखेंगे सबसे पहले पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। मीडियम ऑफ एग्जाम देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा।
पहले पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 200 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो भी 200 मार्क्स ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आएगा। टोटल जो टाइम होगा इसमें वो 2 घंटे का होगा और जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 2 पार्ट में आएंगे। एक आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सिविल से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और ध्यान रखेंगे सिर्फ इन 3 ब्रांच के जो कोर ब्रांच है उन ब्रांचेस के स्टूडेंट ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकल में आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक्निकल में यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। 50 मार्क्स की होती है रीजनिंग और 50 मार्क्स की होती है जीके, ठीक है। तो रीजनिंग भी 100 मार्क्स का हुआ, टेक्निकल यानी कि सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट हैं उनका भी वेटेज यहाँ पे 100 मार्क्स का है। नॉन टेक्निकल में 50 नंबर का जीके, 50 नंबर की रीजनिंग है, इस तरीके से 100 हो जाते हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 हैं और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो सही वाले जो मार्क्स हैं उनमें से आपका 1/4 मार्क्स कट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पेपर, जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, जब इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और एग्जाम 2 चीजें और मैंने लिखी है कि आपका सीबीटी टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका, और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज होते हैं पहले पेपर के अंदर। यहाँ पे ये पहले पेपर की डिटेल्स है। सेकंड पेपर की डिटेल पे मैं आ जाता हूं तो देखेंगे आप एग्जाम का जो पैटर्न है भाई वो आपका कैसा होगा। जब आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपके पास में अब रिटर्न एग्जाम आपको देना है और ये जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि लिखा है मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटर्न एग्जाम। और टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 300 नंबर का पूरा का पूरा पेपर होगा। कितने का? 300 मार्क्स का पूरा का पूरा पेपर होगा। और एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो इसकी भी 2 घंटे यानी कि 120 मिनट रहने वाली है। तो एग्जाम की ड्यूरेशन दोनों एग्जाम की सेम है, बस पहला पेपर आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप है और दूसरा जो पेपर है वो आपका रिटर्न या डिस्क्रिप्टिव टाइप है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा कि सर क्या इस एग्जाम ये जो फर्स्ट पेपर है इसके मार्क्स ऐड होंगे? बिल्कुल, टोटल आपका 300 प्लस 200 यानी कि टोटल मिला के 500 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो अब जब 2 एग्जाम को आप दे लोगे तो लास्ट में मैंने नीचे लिखा है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 और 2 में जो आपका परफॉर्मेंस रहा है कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स यानी कि वो अपनी कट ऑफ तक क्लियर कर पाएंगे, वो टोटल मिला के जो कट ऑफ निकलेगी उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अप्लाई शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और यहाँ पर कोई इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये चीज समझ में आ चुकी होगी, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, एकदम देख रहे हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया कि कहां से शुरू करना था, क्या होता है, कौन कौन सी वैकेंसी हर साल निकलती है, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एग्जाम की फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, फॉर्म फिल करने का तरीका क्या होता है, वेबसाइट क्या है, कितने पैसे लगेंगे, वो सब बताने के बाद मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया, कितने पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कब होगा, दोनों एग्जाम के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, सारी बातों के बारे में मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अब बात करेंगे कि जब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आप सेलेक्ट हो चुके हैं एसएससी जेई के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन आफ्टर दैट आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा? तो टोटल ये 8 डिपार्टमेंट है जिनके अंदर आपको काम करना पड़ता है। आगे बात करूंगा मैं जॉब प्रोफाइल्स की, आपको काम क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स का। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको जॉब करनी होगी और इनमें से सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड भी करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टॉप, अगर आपके टॉप मार्क्स हैं तो आपको टॉप जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जॉब करने का मौका मिलेगा। अगर आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपको नीचे के डिपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये तो एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो पहला जो डिपार्टमेंट है दैट इज सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बाद सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस जो कि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। स्टार्टिंग की जो 3 है सीडब्ल्यूसी, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस, ये सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। अगर आप तैयारी करें तो इन एग्जाम को, इन डिपार्टमेंट्स को टारगेट करें और इनके लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स की आवश्यकता होगी। उसके बाद फेरेक्का बैरेज प्रोजेक्ट, उसके बाद में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बीआरओ, उसके बाद में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, डायरेक्टरेट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस और लास्ट में लिखा हुआ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। तो ये टोटल आपके 8 डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको मौका मिलेगा एसएससी जेई के थ्रू काम करने का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट समझ में आ गए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए देखें अब इसमें क्या होगा कि आपकी जॉब भी लग गई, आपने सेलेक्ट एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया, आपने आपकी जॉब लग गई, आपने एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब बातें आती है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है और वो है प्रमोशन। और मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है स्लो,
यानी ध्यान रखेंगे इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस एग्जाम का वो ये है कि यहाँ पे प्रमोशन स्लो होता है। लेकिन स्लो होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, प्रमोशन स्लो होता है, लेकिन तरीका बताऊंगा कैसे इसको फास्ट किया जा सकता है। तो जब आप जूनियर इंजीनियर, सबसे पहले आप इसमें जूनियर इंजीनियर बन के आते हैं इस एग्जाम के थ्रू, और आपको 10 से 12 साल तक लगभग आपको नौकरी करनी पड़ती है, ठीक है, 10 से 12 साल तक। और उसके बाद आपका पहला प्रमोशन होता है कहाँ पे, इस सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर। यानी कि आप सबसे पहले जूनियर इंजीनियर बन के आते हैं इस एग्जाम में, इस पोस्ट के थ्रू, और उसके बाद में आप 10 से 12 साल तक इस जॉब को करते हैं। फिर आपका पहला प्रमोशन होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर, और उसके बाद में आप बनते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। ये हाईएस्ट है, जो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही इसमें हाईएस्ट बन सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि भाई जल्दी से प्रमोशन चाहते हैं, तो 4 से 5 साल बाद जो आपके यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, जो कि आप 4 से 5 साल बाद दे सकते हैं, तो लगभग आप 10 से 12 साल की जगह 7 से 8 साल के अंदर ही प्रमोशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे प्रमोशन स्लो है, लेकिन ये सबसे सिक्योर और सबसे बेस्ट जॉब होती है, ठीक है। और एसएससी यानी कि अपने आप में एक सेंट्रल, ये आपकी सेंट्रल जॉब है भाई, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल डिपार्टमेंट जॉब होती है आपकी एसएससी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका प्रमोशन आपको समझ में आ गया कैसे होगा प्रमोशन। पहले आप जूनियर इंजीनियर होंगे, उसके बाद में आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहेंगे, और उसके बाद में आप क्या रहेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे। अब बात आती है कि सर हमें काम क्या करना होगा। तो देखिए जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। हालांकि जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उस अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग काम होंगे। लाइक सीपीडब्ल्यूडी में आपका अलग काम रहेगा, सीडब्ल्यूसी में अलग काम रहेगा, फरक्का बैरेज डैम के अंदर आपका अलग काम रहेगा, एनटीआरओ के अंदर अलग काम रहेगा, बीआरओ में अलग काम रहेगा। लेकिन जनरल काम अगर हम इसी के बारे में बात करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक भाषा में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा है सुपरविजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क का जो सुपरवाइजर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सुपरवाइजरी वर्क होता है। प्लानिंग का वर्क हो सकता है, अकाउंट्स हैंडल करने का, एस्टिमेशन वगैरह के काम में हो सकता है, स्कीम एग्जीक्यूशन, ये सब भी आपके काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैंने मेन जो काम होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। और इन कामों के थ्रू ही आपकी पहचान होती है जूनियर इंजीनियर के तौर पर इन द एसएससी डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की तरह, ठीक है। तो आपको जॉब प्रोफाइल भी यहाँ पे समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे आगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग जल्दी से। सबसे मेन जो जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं कि सर हम लोग जूनियर इंजीनियर तो बन गए, हमें डिपार्टमेंट भी समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारा प्रमोशन कैसे होगा, कैसे पोस्ट आएंगी, सारी चीजें। लेकिन अब बात यह है सर कि सैलरी और अलाउंस क्या है कि सैलरी कितनी मिलेगी और अलाउंस क्या क्या मिलेंगे और कटेगा कितना, ठीक है। तो देखो सैलरी और अलाउंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए यहाँ पे आपकी पे स्केल होती है। और ये डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके पोस्ट के ऊपर, यानी कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि जो पे मैट्रिक्स ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ जॉब दी जाएगी, ठीक है। जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार आपको जॉब यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अच्छा, सैलरी स्लिप, कई बार बच्चे बोलते हैं सैलरी स्लिप क्या होती है, यानी कि जब कोई डिपार्टमेंट या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको सैलरी के साथ में एक स्लिप देता है जिस पर आपका डिडक्शन, आपके अलाउंस या फिर आपकी बेसिक पे सारी चीजें एकदम प्रॉपरली मेंशन होती है, उसको हम लोग सैलरी स्लिप बोलते हैं। तो सैलरी स्लिप में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए बेसिक जो पे है वो है 35,400 रुपए। कितना? 35,400 रुपए तो सभी जूनियर इंजीनियर को मिलेगा एसएससी में। लेकिन उसमें अलाउंस क्या क्या रहेंगे आपके, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस रहेगा, सबसे पहले डीए होगा। डियरनेस जो अलाउंस होता है वो लगभग आपका मैं बताया था 17% होता है, यानी कि 6,000 6,500 के समथिंग आपका बनता है, लगभग 17% डियरेंस अलाउंस यानी कि डीए। उसके बाद एचआरए जो होगा वो आपका यानी कि हाउस रेंज अलाउंस होता है, जो कि आपका 24%, 16% या 8% हो सकता है, एक्स वाई और जेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जहां पे आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए प्रोवाइड कराया जाएगा। वो 24% भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। उसके अलावा आपके ट्रैवल अलाउंस भी मिलेंगे आपको, और उसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि इतने सारे अलाउंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के जब आप देखोगे तो आपकी जो सैलरी है, मैंने नीचे भी लिख रखा है, 40,000 रुपए से लेकर के 52,000 रुपए तक आपकी हो जाएगी। ये ग्रॉस सैलरी है भाई, है ना, क्या कह रहा हूं, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, नेट इनकम नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है। अभी इसमें से भी कटेगा तो ये ग्रॉस सैलरी कितनी, 40,000 रुपए से लेकर के और 52,000 रुपए तक की आपकी सैलरी है। लेकिन अब इसमें से डिडक्शन हो गया, यानी कि एनपीएफ यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, यानी कि जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद आपको पेंशन के तौर पर ये पैसा धीरे धीरे जमा होता रहता है, कटता रहता है, और जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये पैसा आपको इकट्ठा मिलेगा या फिर पेंशन के तौर पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं वो सभी आपके कटेंगे, यानी कि जो इनकम टैक्सेस होते हैं वो सभी कटेंगे। और उसके बाद फाइनली आपको इन हैंड लगभग मान के चलते हैं तो हम लोग 45,000 से 40,000 रुपए आपको फाइनली मिलेगा, ठीक है।
तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने 40,000 लिख दिया था, मैंने लिखा 40,000 से 52,000, लेकिन सभी को लगभग कट पिट के आपका 45,000 से 40,000 तक आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो आपको सैलरी के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अब जल्दी से। देखिए मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझाया एसएससी जेई के बारे में, ठीक है, कि कहां से शुरू होता है इसका काम और कहां पे एंड होता है। बाकी की सारी डिटेल्स भी मैं आगे की वीडियो में अलग अलग तरीके से आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड हर एक तरीके का बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ बीओडी एंड लाइव कोर्सेज आपको सभी तरीके के कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक जी एंड ए एग्जाम के लिए, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो आपका स्टेट वाइज हो, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके और बेहतर कंटेंट के साथ आप आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।